सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत में एफडीआई क्यों बढ़ रहा है, समझने का प्रयास करेंगे। एफडीआई क्या होता है, किस प्रकार यह आता है, भारत में इसका बढ़ना किस प्रकार का संकेत देता है। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा कुछ बेसिक पॉइंट्स के साथ। थोड़ा सा इससे पहले कि हम एफडीआई पर बात करें, आप एक जो है कि फ्लो चार्ट को समझिए। और फ्लो चार्ट में यह बताया गया है कि आखिर जिसको हम आर्थिक विकास कहते हैं, उस आर्थिक विकास के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे घर परिवार, हमारे राज्य, हमारे देश में अगर आर्थिक विकास हमको करना है तो उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले एक जो आवश्यकता होती है वह होती है वित्त अर्थात पूंजी की। अब ये जो पूंजी है यह हमारी खुद की भी हो सकती है, हम किसी से सहायता भी ले सकते हैं, किसी से ऋण भी ले सकते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल, जो व्यवहारिक एग्जाम्पल है, उससे समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि हम और आपको क्या करना है, अपने घर का आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास के लिए हम लोगों ने प्लान किया कि हम क्या करेंगे, कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, या फिर अगर हमारा कृषि से जुड़ा हुआ कोई हमारा खेत है, खलिहान है, तो हम क्या करेंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएं। अब देखिए, उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। हमें जरूरत होगी पूंजी की। यह पूंजी हमारी और आपकी हो सकती है, अर्थात जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनकी हो सकती है। हो सकता है हमारे पास पैसा कम हो तो हम किसी से कहें कि आप क्या करो, हमारे साथ सहायक निवेश कर दो, अर्थात आप 10% 15% हिस्सेदारी ले लो और हम दोनों मिलकर, तीनों मिलकर, जो लोग भी हैं, हम लोग क्या करते हैं, निवेश करते हैं। तो इस प्रकार का निवेश क्या होगा, सहायक निवेश हो। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हम ऋण ले सकते हैं। ऋण किसी व्यक्ति से ले सकते हैं या बैंक से ले सकते हैं। हम कहेंगे कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, यह स्टार्टअप है और हमको क्या चाहिए, ऋण चाहिए। तो इस तरह से वित्त और पूंजी की आवश्यकता होती है। कई बार क्या होता है, हमने देखा है कि ये जो वित्त और पूंजी हमारे पास उपलब्ध होती है और कई बार हमें किसी से दूसरे से मदद लेने की जरूरत पड़ती है और उसमें एक बैंक या अर्थात जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी मदद लेते हैं। लेकिन अगर इस जो पूरा हमने कॉन्सेप्ट समझा, इसको अगर हम देश के ऊपर अप्लाई करें तो कई बार क्या होता है, देश को जितनी पूंजी की आवश्यकता होती है वह देश के अंदर ही मिल पाती है और कई बार देश के बाहर से भी क्या करना होता है, हमें पैसे लेने पड़ते हैं। तो यहां पर हमने समझा कि पूंजी के संदर्भ में। ठीक यही बात अगर हम श्रम के संदर्भ में लागू करें तो जो हम फैक्ट्री लगा रहे थे, जो हम इंडस्ट्री लगा रहे थे, उसमें हो सकता है हमारे परिवार के ही कुछ लोग श्रम करें, हो सकता है किसी और भी व्यक्ति, किसी स्किल्ड लेबर की आवश्यकता पड़े, किसी तकनीशियन की आवश्यकता पड़े, तो हमें उसके लिए किसी भी स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए श्रम की आवश्यकता होती। ठीक इसी तरह से आधारभूत संरचना का भी योगदान काफी महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि हमने कहा कि हमको क्या करना है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाना है, तो क्या करेंगे, हमको खेत से सामान जो है कि फैक्ट्री तक लाना होगा, फिर उसका हम उत्पादन करेंगे, उत्पादन करके सड़क के माध्यम से हम क्या करेंगे, उसको बाजार तक पहुंचाएंगे। उत्पादन करने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होगी और एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होगी। ठीक इसी तरह से जो भी हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए हमें कच्चा माल की आवश्यकता होगी और तकनीकी की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर हमें किसी चीज का फूड प्रोसेसिंग करना है तो हमें क्या करना होगा, उसमें तकनीकी जरूर। उसके बाद हम सामान को ले जाएंगे बाजार तक और बाजार में जब लेकर जाएंगे तो वहां पर लोग आएंगे और जब लोगों की क्रय शक्ति क्षमता अधिक होगी, अर्थात खरीदने की क्षमता अधिक होगी, तो वह क्या करेंगे, अधिक सामान खरीदेंगे। और लोगों की क्रय शक्ति क्षमता तभी अधिक होगी जब उनके पास क्या होगा, रोजगार होगा। कुल मिलाकर अगर ये सभी चीजें फुलफिल हो जाती हैं किसी भी देश के संदर्भ में, तो हम कह सकते हैं कि वह आर्थिक विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि यहां पे आर्थिक विकास और समृद्धि को मैंने अलग अलग नहीं किया। हालांकि जो पूरा कॉन्सेप्ट है अगर ये सही से अप्लाई होगा तो ये आर्थिक विकास ही होगा, सिर्फ समृद्धि नहीं होगा। क्योंकि हमने इसमें क्या रखा है कि रोजगार अधिक से अधिक लोगों को मिले। हमने
हमने क्या रखा है कि आधारभूत संरचना का निर्माण हो। अगर आधारभूत संरचना का निर्माण होता है, रोजगार बढ़ता है, लोगों का जीवन स्तर बढ़ता है, तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, आर्थिक विकास। तो अब देखिए, ये जो आर्थिक विकास है इसको थोड़ा हम एफडीआई से जोड़कर समझेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो काफी डायनामिक हो जाएगा। भारत में एफडीआई क्यों बढ़ रहा है, ये हमारा टॉपिक था। तो अब देखिए, जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है उसी को हम एफडीआई से जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। एफडीआई को समझते हैं सबसे पहले। एफडीआई अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, उसी को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो एफडीआई से आशय किसी विदेशी कंपनी, संस्था या व्यक्ति द्वारा भारत की किसी कंपनी में पैसा लगाने या निवेश करने से। जैसे कि मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया, कई बार पैसा क्या होता है, वित्त की आवश्यकता हमें बाहर से पड़ती है। तो अब क्या करें, कोई व्यक्ति बाहर का है, कोई कंपनी है, कोई संस्था है, वह क्या करे, बाहर से आकर हमारी किसी देश की कंपनी में अगर वो पैसा लगाता है तो पैसा जो लगा रहा है उसको क्या कहेंगे, निवेश करना। तो इसी प्रकार के निवेश को हम बोलते हैं एफडीआई। और थोड़ा सा इसको हम जो है कि इकोनॉमी के संदर्भ में समझें तो यदि कोई विदेशी निवेशक अपने निवेश के माध्यम से किसी कंपनी का 10% या इससे अधिक की हिस्सेदारी खरीद लेता है, जिससे वह कंपनी के निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर सके, तो इस प्रकार के निवेश को हम एफडीआई अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। फिर से इसको समझिए, क्या कहा हमने। इस लाइन का कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति क्या करे जो विदेश का है, मान लेते हैं एक व्यक्ति है टोनी, और टोनी क्या करता है, यहां पर एक कंपनी है रिलायंस, इसमें अगर 10% क्या करता है वह हिस्सेदारी खरीद लेता है, तो इसका मतलब क्या है कि रिलायंस की जो कंपनी है इसका क्या होगा, एक डायरेक्टरों का एक बोर्ड होगा, एक निदेशक मंडल होगा जो कंपनी के विषय में निर्णय लेता होगा। तो जब इसने 10% हिस्सेदारी खरीद ली तो यह निदेशक मंडल में शामिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये 10% से इसने जो हिस्सेदारी खरीदी है तो उस पैसे पर यह क्या करेगा, नजर रखेगा, क्योंकि निदेशक मंडल ही डिसीजन लेगा कि पैसे का क्या करना है। तो इस तरह से अगर आप समझ पा रहे हो तो यह क्या है कि यह निदेशक मंडल का भाग बन जाएगा जो कि पैसे और प्रबंधन के लेन देन पर नजर रखती। तो इस तरह से क्या होगा, उसकी जो भूमिका है वह प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल हो गई। इस प्रकार के निवेश को हम कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, क्योंकि उसमें क्या है, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है। और कब होगा, जब 10% या उससे अधिक की क्या करे, वह हिस्सेदारी। और इसको हम समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 3 शब्दों से मिलकर बना। पहला शब्द है प्रत्यक्ष, दूसरा शब्द है विदेशी और तीसरा शब्द है निवेश। तो प्रत्यक्ष का आशय यहां पर क्या है कि जो भी व्यक्ति पूंजी या पैसा लगा रहा है वह उसकी देखरेख और प्रबंधन में क्या है, शामिल है। जैसा कि हमने कहा कि टोनी ने क्या किया, 10% जो है हिस्सेदारी रिलायंस में खरीद ली। ठीक, अब इसमें दूसरा शब्द है विदेशी, अर्थात जो पैसा लगाने वाला व्यक्ति है, जो निवेश करने वाला व्यक्ति है, वह यहां का नहीं है, दूसरे देश का है, वह अमेरिका का हो सकता है, इंग्लैंड का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। तीसरा शब्द है निवेश। निवेश का मतलब यहां पर यह है कि जो पैसा वह लगा रहा है वह हमको ऋण के रूप में रिलायंस को नहीं दे रहा, वह कह रहा है कि हम 10% की आपकी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। हिस्सेदारी खरीदने का मतलब क्या है, निवेश का मतलब क्या है कि जो उसने पैसा लगाया है तो जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, उसमें उसकी भूमिका होगी। अर्थात 10% में जो उसका लाभ होगा, जो भी उसका प्रॉफिट होगा, वह क्या करेगा, उसी रेशियो में उसका भुगतान करे। ऋण का मतलब क्या होता है, अगर टोनी ने रिलायंस को 10% ऋण दिया होता तो इसका मतलब क्या है कि रिलायंस भले ही डूब जाए लेकिन टोनी को पैसा लौटाना पड़ता। लेकिन यहां पर क्या है, टोनी ने क्या किया है, यहां पर निवेश किया है। तो अगर जो है कि रिलायंस डूब भी जाती है तो टोनी का पैसा भी डूबेगा, उसको टोनी को वापस करने की लायबिलिटी रिलायंस के ऊपर नहीं रह जाएगी। तो आप समझ पाए होंगे कि 3 शब्द कितने व्यापक हैं। जब कोई कंपनी संस्था अपना जो है कि विकासात्मक कार्यों के लिए, शब्द क्या है, कंपनी हो, कोई संस्था हो या कोई देश के ऊपर भी यह लागू होता है, जब अपने विकासात्मक कार्यों के लिए घरेलू स्रोतों से संसाधन नहीं जुटा पाती है तो उसे शेष विश्व से क्या करना होता है, वित्त या संसाधनों को जुटाना होता है। यह या तो जो है कि ऋण के रूप में हो सकता है या निवेश के रूप में हो सकता है। लेकिन ऋण लेने से, कर्ज लेने से क्या होता है, देनदारी बढ़ती
जाती है, जबकि निवेश से क्या होता है, हमें पैसा भी मिल जाता है और देनदारी भी हमारी नहीं होती, जैसा कि हमने रिलायंस के संदर्भ में समझा। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो एफडीआई है काफी महत्वपूर्ण है। यदि किसी विदेशी निवेशक द्वारा कंपनी के 10% से कम अगर शेयर खरीदे जाते हैं तो उसे बोला जाता है पोर्टफोलियो निवेश। विदेशी शब्द है क्योंकि विदेश का व्यक्ति है। तो इस तरह से हमने क्या समझा कि अगर 10% से अधिक शेयर है तो वह एफडीआई की श्रेणी में आएगा, 10% से अगर कम शेयर है तो क्या आएगा, वो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अर्थात एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत वह आएगा। एफबीआई जो निवेश होता है वह किसी व्यक्ति और संस्था दोनों के द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि एफडीआई किया जा रहा था। एफबीआई के अंदर अर्थात फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर जो विदेशी संस्थाओं द्वारा खरीदे गए शेयर को विदेशी संस्थागत निवेश कहते हैं, जबकि अगर कोई विदेशी व्यक्ति खरीदता है तो उसको कहते हैं अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशक। इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हमने अभी तक क्या समझा कि हमने यह समझा कि एफडीआई और एफपीआई लगभग एक जैसे हैं, दोनों में अभी हमने एक अंतर पता चला और वह है 10% से ऊपर और नीचे का। अब लेकिन और भी अंतर है। देश के अंदर अगर एफडीआई से जो होने वाला जो निवेश होता है वह ज्यादा अच्छा माना जाता है। अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि जब एफडीआई आता है तो यह अपने साथ तकनीकी नवाचार प्रबंधन लेकर आता है और इससे क्या होता है, जो आधारभूत संरचना विकसित होती है, कंपनी और उनकी सेवाओं का विस्तार होता है या नई कंपनी स्थापित होती है, जिससे क्या होता है, रोजगार बढ़ता है और स्थायी विकास सुनिश्चित हो पाता है। अब देखिए, इसको तो हमने पढ़ दिया, इसको थोड़ा सा और व्यवहारिक एग्जांपल से समझते हैं। हमने कहा कि जब कोई क्या करेगा, एफडीआई लेके आएगा, इसका मतलब क्या है कि 10% से अधिक क्या करेगा, वो हिस्सेदारी खरीदेगा, जैसा कि हमने टोनी को लिया था रिलायंस के संदर्भ में। तो अब ये क्या करेगा, टोनी कहेगा रिलायंस से कि देखो, हम जो भी बनाते हैं, जिस चीज का भी प्रोडक्शन करते हैं, उसकी तकनीकी में हम क्या करें, थोड़ा सा सुधार कर लें, तो इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होने का मतलब क्या है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। साथ ही साथ कहेगा कि देखो, हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, अगर हम इनको यूज करते हैं तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह से कह सकता है कि हम प्रबंधन मैनेजमेंट में सुधार करेंगे और इससे यह भी कह सकता है टोनी कि अब हम क्या करेंगे, कुछ हम वेयर हाउस बनाएंगे, कुछ हम नई फैक्ट्री खोलेंगे और इसके लिए क्या होगा, वहां पर कई प्रकार की आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होगा। वो हो सकता है कि नई कंपनी भी स्थापित कर दे। इसका मतलब है कि रिलायंस की 10 कंपनियां खुली हैं और हो सकता है वो कहे कि हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। और इन सभी चीजों से क्या होगा, चाहे वो तकनीकी लेकर आए, नवाचार लेकर आए, प्रबंधन लेकर आए, नई कंपनी स्थापित करे या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करे, इससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। और रोजगार बढ़ने का मतलब क्या है, सब तक जो है कि रोजगार पहुंचेगा, स्थायी विकास क्या होगा, सुनिश्चित होगा। तो हमने क्या समझा कि जो एफडीआई है यह क्या होगा, स्थिर प्रकृति का होता है। अब हमने कहा कि मान लेते हैं यह जो एफडीआई है, इसके तहत कोई कंपनी बना दी गई, कोई कंपनी स्थापित की, तो क्या एफडीआई में जिसने निवेश किया है उसके पास यह विकल्प है क्या कि वह जैसे ही मान लेते हैं कि अगर कोई थोड़ी सी भी आर्थिक दिक्कत आती, चुनौती होती है, या मान लेते हैं जैसे कि लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन से अब जो इसने एफडीआई लगाया है उसके पास यह विकल्प नहीं कि तुरंत पैसा बेचकर वो क्या हो जाए, वापस हो जाए। तो एक प्रकार का जो एफडीआई है यह क्या होता है, स्थायी निवेश होता है, अर्थात इसके अंतर्गत किया गया जो निवेश है वह लंबे समय तक रहता है। वहीं जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वह अस्थिर प्रकृति का होता है। इसका मतलब यह है कि इसका जो अंतर प्रवाह है अर्थात आना है, और जो बहिर्प्रवाह है अर्थात जो बाहर जाने की क्रिया है वह अचानक होती है। इससे क्या होता है कि यह जो पूरा इसका प्रभाव है वो बहुत अच्छा नहीं मानता। जैसे कि एग्जांपल से लेते हैं कि एक व्यक्ति है, फिर से वही टोनी है, और टोनी ने क्या किया, रिलायंस के शेयर खरीदे, और रिलायंस के शेयर उसने खरीद रखे हैं, मान लेते हैं 5%, और उसको लगा कि रिलायंस का कोई प्रोडक्ट है या उसकी कोई बैलेंस शीट है या कोई उसमें एनुअल मीटिंग हुई रिलायंस की, और रिलायंस ने कहा कि हम ऐसा करने वाले।
टोनी को लगा कि नहीं, इससे तो क्या होगा, उसका पैसा डूब जाएगा। तुरंत क्या करेगा, अपने 10-5% जो पैसा उसने लगाया है लेकर वो बाहर हो जाएगा। तो जब वो बाहर हो गया, रिलायंस के पास अपने क्या तुरंत क्या हो जाएगा, पैसे का शॉर्टेज हो जाएगा। तो हमने देखा कि जो एफपीआई है वो स्थिर प्रकृति का नहीं है, एफडीआई क्या है, स्थिर प्रकृति। तो इसीलिए कहा जाता है कि एफडीआई जितना आएगा उतना ही हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। क्योंकि क्या होगा, एफडीआई से नई कंपनी आएंगी, मैनेजमेंट आएगा, प्रबंधन आएगा, तकनीकी आई, कई चीजें आती हैं। जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से क्या होता है, उद्योग और सेवा का विस्तार होता है, क्षेत्रीय असमानता में कमी आती है, जबकि एफपीआई से ऐसा नहीं होगा। क्षेत्रीय असमानता में कैसे कमी आएगी कि मान लेते हैं सरकार ने घोषणा किया कि छोटा नागपुर, पठार या उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में या बिहार में मान लेते हैं कि कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर लगाता है तो क्या होगा, सरकार छूट देगी। तो इससे क्या होगा, वहां पे कोई नई इंडस्ट्री लगाने वाले जो लोग हैं उनको बूस्टअप मिलेगा और एफडीआई वहां पर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो एफडीआई किस तरह से आ रहा है, जब नई कोई कंपनी लग रही। तो इस तरह से अगर जितने पिछड़े क्षेत्र हैं सब में एफडीआई के लिए कोई प्रावधान कर दिया जाए तो क्षेत्रीय समानता क्या होगी, कम होगी। इससे क्या होता है, संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो कहा जाता है कि वहां पर जो डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री है, अर्थात जो वहां पर दुग्ध उत्पादन है, वो बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन वहां पर क्या है कि अभी वहां पर इस क्षेत्र में जो है कि एफडीआई नहीं आती। अगर वहां पर भी एफडीआई आने लगे या वहां पर भी पैसा लगने लगे, भले ही लोग अंदर से, अपने देश के अंदर से लगाएं, तो वहां पर क्या होगा, संसाधनों का बेहतर उपयोग हो पाता। अर्थात कई जगह ऐसा देखा गया है कि जहां पर संसाधन तो है लेकिन पैसा ना होने के कारण वहां के संसाधनों का यूज बहुत अच्छे नहीं हो पाता है। और एफडीआई क्या करता है कि एक सहायक वित्त के रूप में क्या करता है, सहयोग करता है और इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो पाता है। इससे क्या होता है कि जो उत्पादन संरचना है उसमें रेडिकल चेंज आता है। रेडिकल चेंज कैसे आता है कि अब अगर आपने देखा होगा तो बहुत सी चीजों का हम उत्पादन पहले जो कि हाथों से करते थे, अब मशीनों से हम करते हैं। तो ये जो मशीनें आई, ये कहां से आई, जो एफडीआई, जो पैसा विदेश का व्यक्ति लेकर आ रहा है, वो कहता है कि हम इस चीज को इस तरह से अगर करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। तो एफडीआई क्या करता है, जो उत्पादन की संरचना उसमें रेडिकल चेंज लाए। वर्तमान समय में एफडीआई का व्यापक उपयोग और महत्व को देखते हुए इसे क्या किया जाता है, विकास का पैमाना माना जाता है। मतलब अगर 10 देश हैं और उन 10 देशों में यह देखा जाता है कि कहां पे एफडीआई ज्यादा आ रहा है। एफडीआई ज्यादा आने का मतलब क्या है कि वहां पे रोजगार के स्तर ज्यादा होंगे, वहां पर क्या होगा, ये जो उत्पादन है वो ज्यादा होगा और साथ ही साथ उत्पादन ज्यादा होगा, लोगों के पास रोजगार होंगे तो लोगों की क्रय शक्ति क्षमता अच्छी होगी और सभी चीजों का धीरे धीरे एक चक्रीय क्रम में विकास होगा और इस तरह से क्या होगा, वहां पे आर्थिक विकास की प्रक्रिया तेज होगी। तो इस तरह से हर देश का यह प्रयास रहता है कि वह क्या करे, विदेशी निवेश को अधिक से अधिक आमंत्रित करें। लेकिन विदेशी निवेश जो है कि इतना आसानी से आता नहीं है, क्योंकि जो विदेशी निवेशक है वह पहले अपने पैरामीटर पर सभी चीजों को कैलकुलेट करेगा। वह देखेगा कि आपके यहां जो श्रम कानून है वह कैसे हैं, वह पैसा जो लगा रहा है उससे प्रॉफिट कितने समय में आएगा, वह यह देखेगा कि वहां पर बाजार की संभावना क्या है, वह यह देखेगा कि वहां के लोगों की क्रय शक्ति क्षमता कैसी है, वह यह देखेगा कि जिस क्षेत्र में वो पैसा लगाने का प्रयास कर रहा है वह पैसा जब लगाएगा तो सुरक्षित है कि नहीं। तो कुल मिलाकर विदेशी जो निवेश है वह होता तो बहुत अच्छा है लेकिन सभी देशों में एक जैसा नहीं हो पाता। ये जो विदेशी निवेश होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और दूसरा जो होता है वह होता है ब्राउनफील्ड विदेशी निवेश। तो दोनों को समझ लेते हैं। ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से तात्पर्य क्या है, जब एक विदेशी कंपनी भारत में कोई नई फैक्ट्री या प्लांट लगाए या कोई नया डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी स्थापित करे तो इसको हम ग्रीनफील्ड एफडीआई कहते हैं। आसान संदर्भों में समझते हैं। हमने कहा कि टोनी फिर से वही व्यक्ति है, इसने रिलायंस से कहा कि सुनो हम क्या करते हैं, अभी तक आप मोबाइल की सेवाएं दे रहे हो, बहुत सी चीजों की सेवाएं दे रहे हो, अब हम एक और कार्य करते हैं। टोनी ने कहा हम क्या करते हैं,
कपड़े का प्रोडक्शन चालू करते हैं और उसके लिए एक नई फैक्ट्री लगाते हैं और इसके लिए मैं 10% पैसा देने को तैयार हूं। तो यह जो नई फैक्ट्री लगी, यह क्या लगी? ग्रीन फील्ड है। ग्रीन फील्ड इसलिए क्योंकि वहां पर जो फैक्ट्री बनेगी उससे पहले कुछ नहीं था, वहां घासें रही होंगी, वह खुला मैदान रहा होगा और उस पर हमने क्या कर दिया? फैक्ट्री लगा दी। वहीं जो ब्राउन फील्ड है, इसका मतलब यह होता है कि पहले से मान लीजिए रिलायंस ने कपड़ा बनाने की एक फैक्ट्री लगा रखी थी और इसमें कोई कहे कि ठीक है, जो आपने फैक्ट्री लगा रखी है इसमें हम और थोड़ा सा निवेश कर रहे हैं, इसको अच्छा करिए, इस फैक्ट्री को और थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, तो यह क्या होगा? ब्राउन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड क्या है कि नई चीज स्थापित करना, नई संरचना का निर्माण। ब्राउन फील्ड क्या है कि जो पहले से बनी हुई संरचना है उसी में सुधार करना। दोनों को आप समझ पाए होंगे। तो जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, हमने ये समझ लिया कि ग्रीन फील्ड हो सकता है या ब्राउन फील्ड हो सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों ही क्या है? अच्छा है। अब जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है वह सरकारों के ऊपर भी निर्भर करता है, अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी क्षेत्र में कितना हो सकता है, किस सेक्टर में उसकी परसेंटेज की मात्रा क्या होगी। कई क्षेत्रों में आपने सुना होगा 26% अलाउ है, कई में आपने सुना होगा 74% अलाउ है, किसी में 49%। तो ये कितना हो सकता है, ये निर्धारित करने की जो जिम्मेदारी होती है वह सरकार की होती है। इसीलिए भारत में जो एफडीआई के 2 मार्ग बनाए गए। कौन सा? पहला होता है ऑटोमेटिक रूट, स्वचालित मार्ग। इसमें विदेशी संस्था या कंपनी को सरकार या आरबीआई की पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ती। मान लेते हैं एक क्षेत्र है ए, इस क्षेत्र में सरकार ने कह रखा है कि 100% जो है कि एफडीआई आ सकती है, वो भी ऑटोमेटिक रूट से। तो इसमें टोनी क्या करेगा? अगर निवेश करने का प्रयास करेगा या निवेश करना चाहेगा तो उसको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता इनिशियल स्टेज पर नहीं है। दूसरा जो होता है वह होता है सरकारी मार्ग, अर्थात गवर्नमेंट रूट से। अर्थात इसमें जब निवेश करना होगा तो सरकार की अनुमति क्या है? आवश्यक है। अब हमने क्या किया? आपको दोनों चीजें बता दी। तो देखिए कि जो ऑटोमेटिक रूट के तहत होने वाला निवेश है, इस पर क्या किया जाता है कि जब टोनी ने निवेश कर दिया तो 30 दिन के अंदर वह आरबीआई को सूचना दे देगा कि हमने इस प्रकार का निवेश किया है। पहले उसने इसलिए नहीं दिया क्योंकि ऑटोमेटिक रूट के तहत। दूसरा जो है वह सरकार के तहत है, तो सरकार के जिस विभाग या मंत्रालय के अधीन किसी को निवेश करना है उससे अनुमति लेना होता है। और इसके लिए हमने क्या कर रखा है? विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल बना रखा है और यहां पर क्या किया जाता है? जो भी आवेदन आते हैं उनको प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा कि सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से उनको अनुमति प्रदान की जाए। तो इस तरह से भारत में 2 प्रकार के नियम हमको देखने को मिलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट कोई निवेश कर सकता है जिसमें 100% हमने ऑटोमेटिक रूट के तहत अनुमति दे रखा है। दूसरा कंडीशन क्या है कि सरकार ने कहा कि नहीं, हमसे परमिशन लेना होगा, तो उसके लिए भी सरकार ने नियम बड़े आसान कर रखे हैं कि एक पोर्टल है, आप उसमें अपने आवेदन दीजिए और आपको अनुमति दे दी जाएगी, टर्म्स एंड कंडीशन जब फुलफिल हो जाएंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है इसका बैकग्राउंड कहां से है। वर्ष 1991 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो बीपी नरसिम्हा राव जी थे और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी। और इस समय को अगर आप जानते होंगे तो यह वह समय है जब हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी खराब थी, सरकार के पास वित्त का अभाव था और इसी से निपटने के लिए हमने एलपीजी अर्थात उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का जो है कि कॉन्सेप्ट अपनाया और इसी उदारीकरण की प्रक्रिया के तहत ही विदेशी निवेशकों को कुछ शर्तों के साथ निवेश की अनुमति दी गई। इससे प्रत्यक्ष विदेशी नाम दिया गया और तब से भारत में क्या है? बढ़ता जा रहा। तो कुल मिलाकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का जो कॉन्सेप्ट आया था वो कब आया था? जब हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और सरकार ने कहा कि हमें फंड की जरूरत है, पैसे की जरूरत है और वहां से हमने क्या किया? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रारंभ किया। इस समय विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं पर कोरोना वायरस का नकारात्मक इंपैक्ट देखा जा रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी हमने देखा, कुछ समय पहले सूचना आई कि हमारी जो जीडीपी है वो अप्रैल से जून के क्वार्टर में -23.9% हो गई है। लेकिन इसमें एक सुखद चीज है, वो अच्छी खबर यह आई है कि भारत में जो एफडीआई है वो एफडीआई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अर्थात अब वर्ष 2020 में अप्रैल से अगस्त माह के दौरान
35.73 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है भारत में ही, जहां पर हमने जीडीपी हमारी निगेटिव में जा रही है, वहीं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमारा बढ़ा है। और 5 माह में हमने कितना विदेशी निवेश प्राप्त किया है? 35.73 बिलियन डॉलर, जो किसी वित्तीय वर्ष के पहले 5 माह में प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की उच्चतम मात्रा है। अर्थात हम किसी 5 माह में, जो प्रारंभिक 5 माह होते हैं, उसमें हमने जो प्राप्त किया था उसका उच्चतम मात्रा है, हमने इस साल क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है। यह जो पिछला साल था, अर्थात अगर इस वर्ष का जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया, इसकी तुलना अगर हम पिछले साल से करें तो हमें पता चलेगा, जैसे कि हमने क्या बताया कि यह अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 के बीच का डेटा है। ठीक इसी तरह 2019 से अगर कंपेयर करें तो 2019 के प्रारंभिक 5 माह में हमें कितना प्राप्त हुआ था? लगभग 31.6 बिलियन डॉलर, और उस साल से अर्थात लास्ट ईयर से 13% अधिक है इस प्रकार का इस साल का जो है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इससे यह पता चलता है सरकार जो लगातार एफडीआई नीति में सुधार कर रही है, उसको सुगम बनाने का प्रयास कर रही है, कई मोर्चों पर जो कार्य कर रही है, उसकी वजह से संभव हो पाया है कि हमारा जो एफडीआई है वह क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कोरोना के फेज में भी हमने क्या किया है? एफडीआई ज्यादा प्राप्त किया है। अंकटाट एक संस्था है, इसके द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत 2019 में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों में 9वें स्थान पर था। और जब इस साल की रिपोर्ट अगले साल आएगी तो हो सकता है हम जो है कि सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों में हमारी जो रैंकिंग है वो 9वें से और अच्छी हो जाए। तो कुल मिलाकर जो एफडीआई का आना हुआ है ये हमारे लिए अच्छी खबर है, और इससे क्या होगा? वो पूरी साइकिल कंप्लीट हो पाएगी जो हमने इनिशियल स्टेज में आपको बताया, लेक्चर के प्रारंभ में बताया कि कैसे अगर एफडीआई आएगा, पैसा आएगा, तो किस प्रकार के प्रभाव क्रिएट करेगा। प्रश्न आएगा कि आखिर एफडीआई बढ़ा क्या है, इसके कारण क्या है? तो सबसे पहले चीन से कंपनियों का बाहर जाना तथा एशिया में नया स्थापना स्थल खोजना, और उनको एक आकर्षक डेस्टिनेशन लगता है इंडिया, और इसका भी असर देखा जा सकता है। भारत के जो श्रम कानूनों में बदलाव करने की बात सरकार लंबे समय से कर रही है और जो उसने अभी किए हैं, और उसकी वजह से भी क्या है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर असर पड़ा है। मैंने आपसे कहा कि सस्ता और कुशल जब श्रम मजदूर होगा तो वहां पर क्या होगा कि किसी चीज का उत्पादन करने की लागत क्या आएगी? कम आएगी, और कंपनियां क्या चाहेंगी कि वहां पर अपना उत्पादन करें। जैसे चीन के संदर्भ में क्यों कहा जाता है कि जो भी प्रोडक्शन होता है चीन में होता है? कारण क्या है? वहां पर जो स्किल्ड लेबर है, उसका जो श्रम है वह सस्ता मिल जाता है। वहीं वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा कोयला खनन गतिविधियों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दे दी गई, और इसी के कारण जो हमारी एफडीआई आ रही है उसमें बड़ा एक क्षेत्र दिखाई देगा कि कोयला क्षेत्र में जो एफडीआई है उसका इनफ्लो बढ़ा हुआ। इसके साथ साथ सरकार द्वारा डिजिटल क्षेत्र में 26% एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई है, और डिजिटल क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत में विकास की संभावना बहुत ज़्यादा है। अर्थात जितनी भी हमारे यहाँ सुविधाएं हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की जुड़ा कोई क्षेत्र हो, सब में अभी अपार संभावनाएं हैं। इसीलिए कंपनियों को यह आकर्षक लग रहा है कि यहाँ पे चलो, यहाँ पे सस्ता हो श्रम, जो है कि सस्ता है श्रम, कुशल श्रम है, यहाँ पर एफडीआई का भी जो परसेंटेज है वह डिजिटल क्षेत्र में 26% है। तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं? निवेश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो भी वो प्रोडक्ट बनाएंगे डिजिटल के क्षेत्र में, जो भी नया चीज लेकर आएंगे उसकी डिमांड इंडिया में होगी। इसी के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी की जो अनुमति दी गई है, इसका भी असर हम देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से एफडीआई को सहज और सरल बनाने का प्रयास और विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल की सरल और सहज प्रक्रिया ने भी क्या किया है? एफडीआई को आकर्षित किया है। ठीक इसी तरह से अभी हमने देखा कि भारत ने आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से यहीं पर उत्पादन करने की प्रक्रिया को जो बढ़ावा दिया है, तो अब कंपनियों को लग रहा है कि अगर उन्हें अपना प्रोडक्ट अच्छे तरीके से बेचना है तो उसके लिए क्या करना होगा? इंडिया में प्रोडक्शन करना होगा, और आत्मनिर्भर भारत के तहत मेक इन इंडिया को हम क्या कर रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसका भी एक असर है। साथ ही साथ चीन के साथ होने वाले व्यापार पर जो सरकार ने सख्ती
दिखाई है, तो इससे भी कंपनियों को लग रहा है कि अगर वह प्रोडक्शन चाइना में करते हैं तो भारत में उनका जो सामान अगर आके बिकता है तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए कंपनियों ने डिसीजन लिया कि हम भारत में भी उसका उत्पादन कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से वर्ष 2020 में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र के उत्पादन के लिए जो एक लिंक्ड प्रोत्साहन, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन जैसी योजनाओं को भी अधिसूचित किया गया। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन का मतलब यह है कि जब यहां पे उत्पादन किया जाएगा तो सरकार की तरह से कई प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाएंगे, चाहे वो टैक्स के संदर्भ में हो या किसी चीज के निवेश के संदर्भ में हो या फिर जो है कि कागजी कार्रवाई के संदर्भ में हो। तो उसके लिए भी जो सरकार ने प्रयास किए हैं उसका भी असर हम जो है कि एफडीआई में देख सकते हैं। इसी के साथ साथ भारत का जो बड़ा बाजार है और इसको जो विकासशील अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त है, इसके वजह से भी जो है कि यहां पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ रहा है और आता रहेगा। कारण यह है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में जो बाजार है इसकी संभावनाएं काफी ज्यादा होती हैं, क्योंकि विकसित देशों में सैचुरेशन की कंडीशन होती है और विकासशील अर्थव्यवस्था में डिमांड ज्यादा है और इसी के कारण बहुत ज्यादा यहां पर विदेशी निवेश होता है। ठीक इसी तरह से मार्च 2020 में सरकार द्वारा अनिवासी भारतीयों को एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी प्राप्त करने की अनुमति जो प्रदान की गई है, तो इसके वजह से भी क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ रहा है। और सरकार ने भी कहा है कि वह ट्रेन और हवाई अड्डों के निजी संचालन और हवाई अड्डों के निर्माण के लिए बोली लगाने की अनुमति की घोषणा की है। तो लोगों को लग रहा है कि आने वाले समय में ट्रेन और हवाई अड्डों के निजी संचालन की अनुमति मिल सकती है। तो यह अनुमति जब मिलेगी तो कौन से विदेशी लोग आएंगे, तो क्या करेंगे, वो विदेशी निवेशी होगा, विदेशी पैसा लेकर आ रहे हैं। रक्षा विनिर्माण में सरकार द्वारा मई 2020 में स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई की जो सीमा है उसको 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। इसका भी असर हमें क्या करना देखने को मिल रहा है कि इसके वजह से भी एफडीआई बढ़ा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जो हमें निवेश प्राप्त हुआ था उससे थोड़ा सा हम कंपेयर कर लेते हैं। यहां तक तो कारण थे कि किस कारण से जो हमारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो बढ़ रहा। लास्ट ईयर से तुलना इसलिए करना जरूरी है क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि इस साल जो निवेश आएगा उसको हमें किस रूप में समझना। तो वर्ष 2019-20 अर्थात लास्ट ईयर में हमने जो अधिकतम निवेश प्राप्त किया था वह क्षेत्र थे सेवा क्षेत्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का क्षेत्र, दूरसंचार का क्षेत्र, व्यापार और ऑटोमोबाइल निर्माण का क्षेत्र, रसायन के क्षेत्र में हमने सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त किया था। और जो एफडीआई आया था यह आया था सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड और अमेरिका से सर्वाधिक जो एफडीआई आई थी। अप्रैल 2020 में सरकार ने एफडीआई की नीति में अपने परिवर्तन किया और परिवर्तन करके जो नियम थे एफडीआई की उनको थोड़ा सख्त बनाया था। तब कुछ लोगों ने कहा था कि इससे जो हमारा एफडीआई आ रहा है वह प्रभावित होगा और प्रभावित होगा तो जो हमें एफडीआई का लाभ मिल पाता है वह नहीं मिल पाया, जबकि हमने अभी देखा कि इसका उल्टा परिणाम प्राप्त हुआ। दरअसल परिवर्तन यह किया गया था अप्रैल 2020 में कि भारत ने कहा कि उसके देश के साथ जिन देशों की थल सीमा लगती है वहां से अगर कोई व्यक्ति, संस्था, कंपनी निवेश करती है तो उसके लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। और उद्देश्य यह था कि चाइना के माध्यम से जो निवेश आ रहा था उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन हमने ये देखा कि चाइना को हमने कंट्रोल करने के लिए जो अपनी एफडीआई की पॉलिसी में परिवर्तन किया, इसका सकारात्मक परिणाम हमें प्राप्त हुआ है। इससे हमें नुकसान नहीं हुआ और हमने क्या किया है, एफडीआई अधिक प्राप्त किया है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये जो एफडीआई बढ़ रहा है उसके पीछे का कारण क्या है, एफडीआई अगर आता है तो उसको किस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।